चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। ऐसे तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है और आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पहले भी, लेकिन जब पिछले 8-10 साल का मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे 90% मार्क्स लाने के लिए 70 में 63-64 तक लाने के लिए मेरे पहले के वीडियोस काफ़ी हैं, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में ऐसे हैं जो छूट रहे हैं। यानी मुझे लगा कि एप्लीकेशनल नॉलेज जहाँ पर डालता है, डायरेक्ट सिलेबस नहीं, सिलेबस से अप्लाइड नॉलेज अगर जहाँ डालता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप में कमी आ सकती है। जैसे मेरे ही कुछ प्यारे बच्चे जो हैं वो लोग 68-69 लाए तो बोले कि सर एक चीज़ छूट गया, तो वो कैसा क्वेश्चन होता है। तो इस चैप्टर से वो भी क्वेश्चन ना छूटे उसके साथ में बना रहा हूँ ये। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। मैं कभी वीडियो बनाता हूं तो मैं किसी भी किताब नहीं, मैं CBSE का सिलेबस पकड़ता हूं पूरा ताकि उसका कोई भी पॉइंट ना छूटे। और अगर आपका सिलेबस का कंसेप्ट ठीक है, उसके फैक्ट्स आपके पास हैं, तो फिर आपका सारा क्वेश्चन हल होगा। अब इसमें क्या है कि कहीं कहीं डायरेक्ट दे दिया है चाइल्डहुड, लेकिन कहीं कहीं लिखा है इन्फेंट्स, टोडलर्स, अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। तो मैंने उसको बांटा, लेकिन याद रखिएगा सबको मिलाकर आपको कंसेप्ट रखना है। अगर सिर्फ चाइल्डहुड पूछा तो आपको याद रखना चाहिए क्या क्या था और सबको मिला के और उसके बीच का चीज लिख दीजिएगा। लेकिन अगर अलग अलग पूछ दिया, कभी कभी पूछ देता है इन्फेंट्स किसको कहते हैं, टॉडलर्स किसको कहते हैं, चाइल्डहुड को 3 भाग, मिड चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ होता है, तो ये सब को भी जानना जरूरी है। इसको कहते हैं एप्लीकेशनल नॉलेज। तो इन्फेंट्स 0 to 1 ईयर्स को कहते हैं। इसमें अब देखिए कुछ तो IQ लगाना है, कुछ तो IQ ये लगाना है कि 0 to 1 के बच्चे को क्या कराइएगा आप। तो 0 to 1 में भी 1-2 महीने तक तो कुछ भी नहीं करेगा, उसका हाथ पैर हिला दीजिए, हाथ पैर रोते हुए हिलाया ही काफ़ी है, लेकिन 2-3 महीने बाद क्या तो उसको थोड़ा पलटने के लिए ताकत आ जाती है। तो आपको ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखना है साइड वाइज जिससे आप उलट सके। ऐसे मैं यहाँ जो मैंने चारों से खोज कर लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपके पास दिमाग में आ जाए, फिर मैं समझा भी देता हूँ। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ टमी टाइम, जो मैंने कहा कि जो है एक पेट के बल लेट के भी उसको खेलने का थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको। ड्यूरिंग 0 to 3 months शुड गेट 14 to 17 आवर। हाँ, हर एज ग्रुप में कितना सोना चाहिए ये भी पूछ देता है, इसलिए इसको भी दिमाग में रखिएगा। ड्यूरिंग 0 to 3 months शुड गेट 14 to 17 आवर्स एंड फ्रॉम 4 to 12 months 12 to 16 आवर। लेकिन अगर आपका सिर्फ बच्चे का पूछा है डायरेक्ट तो आपको रेंज पता चल गया 12 से 17 के बीच, तो 14 to 17 या 12 to 17 लिख दीजिएगा, वहाँ चलेगा। क्योंकि मंथ्स करके मुझे नहीं लगता है कोई पूछेगा, डायरेक्ट इन्फेंट्स का पूछ सकता है, तो इन्फेंट्स को 14 to 17 आवर्स सोना चाहिए, ऐसा आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आफ्टर 4 months प्लेस ए टॉय अल्टरनेटिवली लेफ्ट और राइट साइड, कभी बाएं साइड कभी दाएं साइड रख दिए ताकि वो उसको लेने के लिए मुड़ जाए और मुड़े और पलट जाए। तो ये 4 months के बाद धीरे धीरे जो है प्लेस आफ्टर 4 months प्लेस ए टॉय अल्टरनेटिवली लेफ्ट और राइट साइड टू इंकरेज रोलिंग फ्रॉम बैक टू बेली एंड वाइस वर्सा। यानी बैक टू बेली, बेली टू बैक, उलटने के लिए उसको हम लोग सिखाए धीरे धीरे। आफ्टर 4 months हैव ए बेबी टू सिट एंड इंकरेज देम टू क्रॉल। से बैठा के देखे, फिर कभी उल्टा लेटा दे, क्रॉल करने दे, सामने कुछ ऐसा रख दे जैसे क्रॉलिंग करके आगे बढ़े, यही सब उसका एक्सरसाइज है। ठीक है। अब टॉडलर्स 1 साल में वो खड़ा होना चलना सीख जाता है, मैक्सिमम बच्चा लोग, मैक्सिमम क्या मुझे लगता है कि जो भी हेल्दी बेबी होगा सब सीख जाएंगे, कोई 10-11 महीना से खड़े होने चलने सीखने लगते हैं। तो टॉडलर्स जो है उनके लिए एटलीस्ट 180 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, माने कम से कम तो 2-3 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। किसके अलावा? जो वो खा रहा है, पी रहा, सो रहा, उसके अलावा। स्लिप 1 ईयर तक के बच्चे का 11 to 14 आवर्स एंड 2 ईयर्स का 10 to 13 आवर्स। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। वॉकिंग एंड रनिंग होना चाहिए उनका। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ी चढ़ने सिखा 1-2 साल में, सीढ़ी तो ऐसे ऐसे करके भी या धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने सिखाना चाहिए। जंपिंग एंड हॉपिंग सिखाना चाहिए उनको या कराना चाहिए। डांसिंग एंड फन प्ले, ये बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं, कोई म्यूजिक बजा दिए, हिलना डुलना, डांस करना, फन प्ले, बने जाओ दौड़ के कौन पहले ले आता है, ये फन प्ले। बैलेंसिंग एक्टिविटी, जैसे आप लोग साइकिल इंडिया टेस्ट में जो छोटे बच्चों के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, तो उस टाइप का बैलेंसिंग एक्टिविटी। पुश एंड पुल एक्टिविटी,
कोई भी चीज़ धक्का दो, खींचो, ये सब एक्टिविटी 1-2 साल में सिखाना चाहिए बच्चों को। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे कोई चीज़ पकड़ने का भी हैबिट होता है, कैचिंग एबिलिटी आती है थोड़ी। अब चाइल्डहुड को डायरेक्ट भी अगर लिखा जाएगा तो तीनों देख लीजिए ध्यान से, और अलग अलग पूछ दिया तो भी। अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 to 5 ईयर्स, इसको प्री स्कूलर्स भी कहा जाता है। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, इसलिए मैंने जहाँ ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछा जा सकता है सब मैंने उठा लिया। 3 to 5 ईयर्स को प्री स्कूलर्स कहा जाता है। इनको भी एटलीस्ट 180 मिनट्स, देखिए अधिकतर जगह 180 मिनट्स मिनिमम लिखा हुआ है, अधिकतर जगह एटलीस्ट 180 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली इंक्लूडिंग 60 मिनट ऑफ एनर्जेटिक प्ले। अब थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक प्ले उनको कराना है, ठीक है, जैसे रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग भी सिखा सकते हैं। अब यहाँ जो 3 to 5 ईयर्स को छोटे छोटे साइकिल देके साइकिलिंग सिखा सकते हैं। साइकिलिंग शुरू में सिखाने के लिए साइड जो है हेल्पिंग व्हील्स भी लगे रहते हैं ताकि वो गिरे नहीं बच्चे। 10 to 13 आवर्स का स्लिप चाहिए। अब याद रखिएगा स्लिप कितना जा रहा है, तो चाइल्डहुड में 10 to 13 इतना चलेगा। रनिंग एंड स्प्रिंटिंग, अब थोड़ा थोड़ा तेज दौड़ना भी अब सिखाना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड में। जैसे 2 साल पार कर गया, अब थोड़ा तेज दौड़ना भी सिखाना चाहिए। जंपिंग एंड स्किपिंग जो है, वहाँ जंपिंग था सिर्फ इंजॉय के लिए, अब स्किपिंग भी इनकलकेट कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग एंड स्विमिंग एंड वाटर प्ले भी यहाँ पर जुड़ जाता है। मिड चाइल्डहुड लगभग वैसा ही है, 6 to 9 ईयर्स। एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ जो है एक्सरसाइज जो है होना चाहिए। मॉडरेट टू विग्रस फिजिकल एक्टिविटी डेली, बट मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज शुड बी एरोबिक। याद रखिएगा बच्चों का जो एक्टिविटी होगा मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी एरोबिक होना चाहिए। एनारोबिक अभी नहीं कराना है। एनारोबिक मतलब बहुत स्प्रिंटिंग नहीं कराना है, वेट ट्रेनिंग सब नहीं स्टार्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी शुड बी एरोबिक, ठीक है। मिड चाइल्डहुड में हो गया रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, क्लाइंबिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज। मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वेट नहीं। बॉडी वेट एक्सरसाइज मतलब अपने शरीर को थोड़ा सा धक्का देने सीखो, लटका दिए, खींचे थोड़ा सा अपने आप को, ऐसा। तो बॉडी वेट एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट प्लेइंग एंड लर्निंग वेल डिफाइंड गेम, जब से लेट चाइल्डहुड में जब आएंगे तो फिर 10 से 12 साल में थोड़ा सा आपको वेल डिफाइंड गेम भी जो है, जैसे मिड चाइल्डहुड में आप वॉलीबॉल सब रूल सिखाए, थोड़ा खेलने सिखाए, लेकिन लेट चाइल्डहुड आता तक तो थोड़ा सा उसको डिफाइंड वे में पूरे रूल के साथ खेलने के लिए सिखा सकते हो, और पार्टिसिपेशन शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा से जो प्रोफेशनल मैचेज में थोड़ा थोड़ा टच कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं। इसमें लेट चाइल्डहुड में स्ट्रेचिंग, योगा, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट ये सब भी शुरू कर देंगे लेट चाइल्डहुड में। लेकिन अधिकतर पूछता है सिर्फ चाइल्डहुड, तो आप सब मिला दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, और उसको अगर अपने ओर से कर दिया तीनों बांट के तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अगर वो मार्क्स का है तो। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको मालूम चलना चाहिए। स्लीप यहाँ 9 to 12 आवर्स हो गया है लेट चाइल्डहुड आते आते तक। तो आप जो है 6 to जो यहाँ पर 8 to 12 अगर लिख दीजिएगा तो सारा आ जाएगा, पूरा का पूरा चाइल्डहुड 8 to 12 आवर्स। अब एडोलेसेंट में, जो कि आप लोग खुद हैं, लेट एडोलेसेंट्स में हैं आप, एडोलेसेंट का आखिरी चरण में। एडोलेसेंट होता है 13 to 19, लेकिन कहीं कहीं 12 to 19 भी है। आजकल एडोलेसेंट्स भी जल्दी घुस जा रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव और क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज हो रहा है, ये सब तो हार्मोनल चेंजेस भी थोड़े तेज हो रहे हैं, तो कहीं कहीं 10 to 19 भी चल गया है। लेकिन बेसिकली इसको टीन एज कहा जाता है 13 to 19। तो 13 to 19 में अर्ली चाइल्डहुड कहीं कहीं 10 to 13 लिखा हुआ है, अर्ली एडोलेसेंट 10 to 13 लिखा हुआ है, और कहीं कहीं 12-13। तो आप ऐसे मान के चलिए 13 साल में आप घुस रहे हैं। 12-13 साल के जो बच्चे हैं वो सब, क्योंकि वहाँ तक चाइल्डहुड पार हुआ और 12-13 साल के बच्चे एडोलेसेंट में घुस गए हैं। मिड चाइल्डहुड 14 to 16 और लेट चाइल्डहुड 17 to 19। लेकिन इन सब में मिलाकर एक्सरसाइज एक साथ अगर किया जाए तो एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए एडोलेसेंट में घुसते घुसते तक तो ओलंपिक में मेडल 17, 18, 19 तक जिम्नास्टिक ये सब ओलंपिक के मेडल लेने लगते हैं। अब बहुत सारे स्विमर भी ऐसे हैं जो कि 17, 18 तक आते तक मेडल लेने लगते हैं ओलंपिक तक में। तो यानी अब आपका सारा कुछ घुस जाएगा लगभग एडोलेसेंट आते तक। 10 to 13 आवर्स का 9 to 12 आवर्स का स्लीप अभी भी चाहिए, क्योंकि बॉडी हार्मोनल चेंज कर रहा है। लेकिन लेट एडोलेसेंट आते तक जो है आपका 8-9 घंटा काफ़ी होता है, 8 घंटा लेट एडोलेसेंट तक में। तो इसमें जो है 14 to 17 आवर्स में 14 to 17 आवर्स यानी कि मिड चाइल्डहुड के लिए 8 to 10 आवर्स,
और 18-19 जो लेट एडोलेसेंट्स हैं, सॉरी मैं चाइल्डहुड बोल रहा हूँ, 14 to 17 ईयर्स के जो मिड एडोलेसेंट्स हैं उनके लिए 8 to 10 आवर्स, और 18-19 आता है तक 6 to 8 आवर्स। मैंने अब पूरे जीवन में 8 आवर्स काफ़ी चल रहा है। लास्ट जब आपका 90 साल पार कर जाएगा तो फिर आप बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ भी 8-10 साल, फिर 8-10 घंटे फिर चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर फिर आते आते एडोलेसेंट के लास्ट होते तक यूथ जैसा होने लगता है आपका जो यूथ है। तो ये लाइट वेट से लेकर विगरस वेट ट्रेनिंग तक, लाइट वेट स्टार्ट करेंगे 13-14, क्योंकि अभी हाइट बढ़ रहा है, 17, 18, 19 तक में हाइट लगभग रुकने लगता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप वेट ट्रेनिंग इनकलकेट करेंगे। यूथ आते तक तो पूरी तरह से आप वेट ट्रेनिंग में आ जाएंगे। देखिए कुछ एक्सरसाइजेज आपका लगेगा कि इसमें भी कॉमन, उसमें कॉमन है, कंफ्यूजिंग रहता है, और ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन होगा अगर, तो सीबीएसई उसमें क्या करता है, जनरल मार्किंग कर देता है। अगर ऐसे क्वेश्चन गलती से आ जाए जिसमें किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो सीबीएसई उसमें नंबर दे देती है। लेकिन आपका एक जनरल कंसेप्ट होना चाहिए, उससे बहुत बाहर अगर आप जाइएगा तो आप आंसर क्लिक नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको देखना है कि कितना क्या करना है। तो आप अगर अगल बगल भी अवेयर हैं कि किस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स से अगर नहीं जुड़े हुए तो स्पोर्ट्स पर्सन्स को अगर वॉच भी करते हैं, तो फिर आप या इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यूथ में आ जाते हैं, अब कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में पूरी तरह से एडोलेसेंट घुस जाते हैं। यहाँ इन लेट एडोलेसेंट जो है लगभग पूरा कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में आ जाते हैं, पूरा वेट ट्रेनिंग करने लगते हैं, और अब प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। कहाँ, 18-19 ईयर्स तक में। अब यूथ 15 to 24 ईयर्स, इसमें भी आपका जिम वर्कआउट पूरा चलेगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों का मिक्सचर होगा, HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी चलेगा। तो ये सारा कुछ यूथ्स के लिए कहाँ है, 15 to 24 ईयर्स को यूथ माना गया है। ये मैं WHO का आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में WHO के अनुसार सब चीज़, तो मैंने WHO के अनुसार ही सारा कुछ लिया है। यहाँ 7 to 9 ईयर्स आवर्स का जो है स्लिप जो ऐसा चल रहा था, 7 to 9 आवर्स का ही स्लिप, यानी कि मिनिमम 7 घंटे तो सो ही लीजिए और 9 मैक्सिमम। यंग एडल्ट जो होते हैं 25 to 44 ईयर्स के, उनको भी 7 से 9 घंटा सोना है, उनका भी एक्सरसाइज शेड्यूल लगभग ऐसा ही रहेगा सारा कुछ। मिडिल एज जो एडल्ट होते हैं 45 to 59, उनको भी 7 to 8 आवर्स सोना है, उनके लिए भी लगभग वही एक्सरसाइज है। लेकिन 45 to 59 के जो मिडिल एज्ड हैं, उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मॉडरेट हो जाता है, अब सीवियर नहीं करना है, क्योंकि मसल टीयर होगा तो अब धीरे धीरे जो है मसल तुरंत से बन नहीं पाएगा। तो आपको एरोबिक में फिर धीरे धीरे लौटना है, जो बचपन में एरोबिक करते थे अब धीरे धीरे एरोबिक में लौटना है। 45 to 59 में एक्सरसाइज अब मॉडरेट हो जाएगा। सीवियर कहाँ रखना, सिर्फ यूथ में। देखिए जीवन ऐसे है, यूथ में चढ़ता है फिर लौटने लगता है, तो जहाँ लौटने लगता है तो फिर आपको एक समय है जिस समय ग्रो करना जरूरी होता है, एक समय होता है अपने आप को सिचुएशन में रखना, एक समय होता है अपने आप को मेंटेन भी करना बड़ी बात होती है। तो जैसे अब हम लोग 50 ईयर्स के हैं, तो 50 ईयर्स में अब मेंटेन करना ही बड़ी बात है, तो हम लोग को मेंटेनिंग करना, लेकिन आप लोग जिस उम्र में आपको ग्रो करना है, तो चीज़ों को जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लास्ट चैप्टर में प्रिंसिपल्स उनके अनुसार हम लोग को ग्रो करना है। अब मिडिल ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज भी 3 पार्ट में है। अर्ली ओल्ड एज जो रिटायरमेंट का 60 to 74 आवर्स, इसमें लाइट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्का हल्का खिंचाव उचाव वाला। मिडिल ओल्ड एज जो होता है उसमें 7 to 8 आवर्स आपको सोना है, 75 to 89, और एकदम लेट ओल्डेस्ट ओल्ड जो होता है वो होता है 90+। इतने में अगर कोई जी रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इनको सीटेड योगा प्राणायाम करते रहिए जब तक कि सांस चल रही है। और ऐसे भी लोग उदाहरण हैं जो 90 ईयर्स के ऊपर होके भी मैराथन दौड़ रहे हैं, भले स्लो दौड़ रहे हैं लेकिन मैराथन दौड़ रहे हैं अपने उम्र में, तो ये लोग को मॉडल मान के चलना चाहिए। इसके बाद का आता है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत जो मैंने क्वेश्चन देखा ऑब्जेक्टिव में कि स्लिप पे आ गया था कि इतने को कितना सोना चाहिए। आपको एक्टिविटीज अगर बताएगा तो बाद के में भी 60 मिनट्स तो मिनिमम एक्टिविटीज डेली होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी किसको कहा जाता है मैं बता दे रहा हूँ, जो जनरल रूटीन वर्क के अलावा जो बेसिक हमारा नीड है, चलने फिरना सोना, उसके अलावा अगर आप हाथ को मूव करें, उसके अलावा अगर अलग से मूव करें तो ये फिजिकल एक्टिविटी होता है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब नहीं होता है कि हम तो चले इतना, तो बेसिक आप सामान लाने के लिए जा रहे नहीं, अगर विगरस चल रहे हैं लगातार ये सोच के कि हमको इतना दूर में इतना जल्दी पहुंचना है, तब आपका एक्सरसाइज में वो काउंट होता है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी
अब देखिए मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि जीवन नीचे से ऊपर जाता है। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो 7 आपके सिलेबस में है, सबसे पहला आपका है नीचे से फ्लैट फुट। अब देखिए आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, लेकिन हर चीज़ का ना डायग्राम आपको याद होना चाहिए। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आप वीडियो जो बनाते हैं उसमें पीछे से चलते रहना चाहिए, कुछ कुछ वीडियो और एडिट होना चाहिए, वो क्यों नहीं करते उतना? असल में चाहता हूँ कि आपकी कल्पना शक्ति बढ़े। जब हम लोग कोई नॉवल पढ़ते हैं और अपने से कल्पना करते हैं, कुछ सुनते हैं और अपने से कल्पना करते हैं कहानी की, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियोज़ में कम से कम एडिटिंग हो ताकि आप मेरी बात सुने और कल्पना मिले, तो मेरी बातों कल्पना लेते रहेगा। अब फ्लैट फुट है, हम जब खड़े होते हैं तो एक आर्क बनता है पैर में, वो आर्क अगर नहीं बन रहा है, फ्लैट हो गया पैर, तो वो फ्लैट फुट है। जैसे अगर आप पानी का गीला करके पैर का दाग दीजिएगा जमीन पर, देखिएगा हल्का ऐसे दबा हुआ आएगा। अगर वो दबाव नहीं आके सीधा आ रहा है मतलब आपका फ्लैट फुट है। क्लियर? अब फ्लैट फुट क्या है आप जान गए। अब फ्लैट फुट, अब इसका जैसे चित्र बना दीजिए, 5 उंगली छोड़ रहा और ऐसे सीधा कर दिए पैर, अब फ्लैट फुट। अब बगल में बना दिए हल्का दबा के, बोले कि ये जनरल फुट, तो आपको जो है उसमें मार्क्स तुरंत मिल जाएगा। फ्लैट फुट क्या आपको मालूम है। अब इसका कॉजेस क्या क्या है, तो पहले जेनेटिकली भी हो सकता है शुरू से फ्लैट हो किसी का। वीक फुट मसल्स वीक है तो हो जाएगा। ओबेसिटी, देखिए मोटापा बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी कारण है, इसलिए अपना बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए। इम्प्रॉपर फुटवियर, कभी खराब जूता जो होता है ना, वो क्या करेगा कि साइड में ऊंचा रहेगा, इधर नीचा रहेगा, तो आप पैर को उस जगह दबा देगा। इसलिए आदमी जूते पे भी पैसा खर्च करता है कि भाई जूता ठीक क्वालिटी का पहनना चाहिए। इम्प्रॉपर फुटवियर, ये सब कारण है। अब इसको दूर करने के लिए तड़ासन, बार बार जैसे ऊपर के उठेंगे तो पैर, तो टो रेज उसी कहते हैं, तो टो को रेज करना ऊपर की ओर, तड़ासन। वज्रासन में क्या होता है, पैर पीछे मोड़ के बैठते, तो पीछे मोड़ते तो आर्क दबा रहता है ऐसे, तो वज्रासन, ठीक है। टो रेज, आर्क सपोर्टिंग शूज जो आता है जिसमें कि ऐसे दबा हुआ रहता है पहले से, तो आर्क सपोर्टिंग शूज। काफ स्ट्रेच, काफ को ऊपर नीचे करना, स्ट्रेच करना, काफ स्ट्रेच। और बेयर फुट वॉकिंग, खाली पैर चलने से भी इसमें मदद मिलती है। घास पर खाली पैर चल रहे, बालू पर खास करके खाली पैर चल रहे, तो वहाँ बीच में दबने की कोशिश कर, वहाँ दबने की कोशिश करते हैं, वहाँ दबा। फ्लैट फुट को क्या कहा जाता है, देखिए अब इसमें मैंने देखा कि अधिकतर, मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, अधिकतर किसको क्या कहा जाता है उस पर भी है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ एक मार्क्स छूटा था किसी का। तो फ्लैट फुट को पेस प्लेनस, PES प्लेनस, पेस प्लेनस या फॉलन आर्क्स भी कहा जाता है। अब याद रखिएगा, पेस प्लेनस या फॉलन आर्क, किसको, फ्लैट फुट को। तो ये आपके याद रखने के लिए इस वीडियो को पीछे आगे करके अगर सुन लीजिएगा तो, या ऑडियो इसका निकाल लीजिएगा वो भी सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पेस प्लेनस और फॉलन आर्क, फ्लैट फुट। नॉक नीज को क्या कहा जाता है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। नॉक नीज को गेनु वेलगम, GENU गेनु, वेलगम VALGUM, गेनु वेलगम। और उससे जस्ट अपोजिट जो होता है, जो फार हो जाता है, पैर नी दूर हो जाता है, तो बोलेक्स जो होता है, कहीं कहीं इसको रिकेट्स भी बोला जाता है। रिकेट्स के कारण बोलेक्स होता है, लेकिन रिकेट्स भी सिनोनिम्स में आता है, तो उसको गेनु वेरम हुआ है, और गेनु वेलगम यहाँ है, गेनु वेलगम। नॉक नीज जो है इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गेनु वेलगम। इसके कॉज होता है जेनेटिक फैक्टर अधिकतर में आप डाल सकते हैं क्योंकि जेनेटिकली भी डिफॉर्मिटीज आ जाती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी दोनों में डालिएगा, नॉक नीज में भी और जब बोलेक्स में भी। ओबेसिटी, मोटापा भी दोनों का कारण हो सकता है। मोटापा ज्यादा है तो अगर वीक मसल, थोड़ा भी पैर का इधर दब जाएगा, उधर है तो उधर दब जाएगा। तो घुटना सटना भी एक तरह का, आप इरेक्ट खड़े और घुटना सट रहा है या ओवरलैप कर रहा है तो नॉक नीच, आपका घुटना बहुत दूर हो गया, पार्ट हो गया तो बोलेक्स। और दोनों जो है डिफॉर्मिटी है, यानी घुटना प्रॉपर थोड़ा सा गैप के साथ होना चाहिए बस। ओबेसिटी, इंजुरी और इलनेस, वीक मसल, ये सब इसके कॉज है। रिमेडीज में बटरफ्लाई स्ट्रेच, जैसे मैं बैठा हुआ ना, पैर ऐसे से हिलाते हैं जो पैर को दूर रख के, बटरफ्लाई स्ट्रेच। हॉर्स राइडिंग, कीपिंग पिलो वाइल स्लीपिंग बिटवीन द नीज, वाइल स्लीपिंग। वाल स्क्वाट्स भी मदद करते हैं, धीरे धीरे पैर को थोड़ा इन्वर्ट करके बैठना उठना, दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे गए ऊपर आए, पैर थोड़ा सा इन्वर्ट रहा ताकि घुटना थोड़ा दूर हो जाए। और उसका अपोजिट पैर करके करेंगे तो फिर उसके लिए फायदा करेगा। फिर उष्ट्रासन भी इसमें फायदा करता है।
तो आप आसन भी पूछ सकता है कौन सा आसन, तो उष्ट्रासन इसमें फायदा करता है। ठीक है, देखिए नी, कमर, किसी भी चीज का है ना ताड़ासन लिख दिया तो भी सब में आ जाता है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि वो ऊपर की ओर खींचता है आदमी को। जैसे बीम हैंग एक्सरसाइज, तो क्या होता है ऊपर से नीचे तक सबको खींच के बराबर रखता है, तो उसमें कीफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर सब में मदद कर देगा थोड़ा। अब देखिए बोलेक्स, नी का दूर का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गेनुवेरम, जो कि मैंने बता दिया। इसमें भी वही है जेनेटिक फैक्टर, अगर रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाए तो भी आपका बोलेक्स हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों एक तरह से है। ओबेसिटी, मोटापा के चलते, इंजरी के चलते, ये सारा कुछ, और न्यूट्रिशनल जो मैंने कहा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी चलते। करेक्टिव मेजर्स में लेग प्रेस या स्क्वाट्स कर सकते हैं आप, धीरे धीरे हल्का बैठे तो वो अंदर की ओर दबाव डालते हैं। मसाजिंग भी इसमें फायदा करता है बोलेक्स में भी, और अगर अंदर साइड से मसाज करेंगे जोर जोर से तो मसल थोड़ा स्ट्रेंथन होगा इस साइड से, तो नॉकनीज में भी, बोलेक्स में भी। बोलेक्स में साइड से अगर दबाते हुए मसाज करते हैं, छोटे में तो और ज़्यादा, अगर छोटे में दिखाई दे रहा है उसको दबा के मसाज किया तो जल्दी प्रॉपरली ठीक हो जाता है। ब्रेसिंग, अगर बहुत ज़्यादा साइड है तो ब्रेस डाल दिया था लोहा का और बांध दिया था, तो धीरे 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 वो बैलेंस हो जाता है, तो ब्रेसिंग। ठीक है, और डाइट में आपका कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, ये सबको सम्मिलित करना। पद्मासन, पद्मासन में बैठने पर आपका नॉकनीज भी ठीक होता है। तड़ासन, जो कि मैंने कहा, और गरुड़ासन, गरुड़ासन कहते हैं एक पैर ऐसे तो दूसरा पैर को ऐसे कोशिश किया था इधर से बांधने का, तो जब इधर से बांधने की कोशिश करें तो धीरे धीरे घुटना इधर दबने शुरू होगा, उल्टा दबने, गरुड़ासन एक्सेट्रा। अब इसके ऊपर यहाँ घुटना तक आ गए, अब यहाँ कमर के सबसे नीचे का आग जो होता है उसको लोडोसिस कहते हैं। लोडोसिस को आग्ड बैक भी कहा जाता है, आग्ड बैक, या इसको हाइपर लोडोसिस भी कहा जाता है, इसको स्वे बैक भी कहा जाता है, इसको इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लोअर स्पाइन। अब इतना सब कुछ पूछ चुका है कभी न कभी, इसलिए मैंने सब डाल दिया कि लोडोसिस ऑल्सो कॉल्ड, तो हो सकता है ऑप्शन में आग्ड बैक हो सकता है ऑप्शन में हाइपर लोडोसिस हो सकता है ऑप्शन में स्वे बैक हो, और एक दो बार मैंने देखा ये भी रहा कि व्हाट इज कॉल्ड इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लोअर स्पाइन कॉल्ड, और इधर नीचे लोडोसिस, स्कोलियोसिस सब चीज लिखा हुआ है, तो इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लोअर स्पाइन को कहा जाता है लोडोसिस, ये भी याद रखिएगा। इसको स्वे बैक भी कहा जाता है, जैसे ऊपर वाले को हंच बैक कहा जाता है, जो किफोसिस होता है, तो लोडोसिस। कॉज क्या है? हैबिट ऑफ पुअर पोस्चर, लोडोसिस हमेशा ऐसे करके रखना, तो भी। ओबेसिटी, मोटापा। वीक कोर मसल, अगर कोर मसल्स आपका वीक है तो स्पाइनल कंडीशन, आपका स्पाइनल कंडीशन ठीक नहीं है तो नीचे से मुड़ जाएगा। ओबेसिटी क्यों? पेट अगर आगे बढ़ गया ना तो आपका रीढ़ की हड्डी थोड़ा पीछे मुड़ के हिप को पीछे निकाल, ताकि आपका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे, नहीं तो आप गिर जाइएगा। तो इसलिए अगर आपके पेट में ज़्यादा एक्यूमुलेशन है फैट का, और अधिकतर पेट पे ही होता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट स्पेशली ऑन स्टमक या बेली एरिया, इट इज़ द कॉज ऑफ, मेजर कॉज ऑफ लोडोसिस। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाता है, प्रेगनेंसी में जो है फैट जो है अपने आप एक्यूमुलेट यहाँ होता है, तो प्रेग्नेंट वीमेन का भी लोडोसिस हो जाता है, उसके बाद उनको स्पेशल एक्सरसाइजेस करके वहाँ से लौटना पड़ता है। करेक्टिव मेजर्स क्या है? स्ट्रेचिंग साइज और लोअर बैक, लोअर बैक का स्ट्रेचिंग साइज, आगे इधर साइड मुड़ना। ठीक है, इसका और करेक्टिव मेजर में आता है फ्रंट बेंडिंग साइज, सामने की ओर झुकना, जिसमें कि अगर आसन पूछेगा तो पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, ये फिर उष्ट्रासन ही मदद करता है। तड़ासन मैंने सब कहा, सब में मदद करेगा कि खींचेगा ऊपर की ओर। और प्लैंक, अगर आप दोनों ओर से ऐसे करके प्लैंक करते हैं तो पेट पीछे की ओर अपने आप खिंचाने शुरू होता है, तो प्लैंक भी इसमें फायदा करता है। नाउ स्कोलियोसिस, अब नीचे से थोड़ा ऊपर आया तो रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे मुड़ सकती है, उसको सी कर्व भी होता है और एस कर्व भी होता है। कभी कभी पूछ देता है कि किस कर्व में होता है, तो सी ऑप्शन में सी भी लिख सकते हैं, और एस ऑप्शन में तो एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ भी मुड़ सकता है, और कभी कोई ज्यादा देता है एक तरफ मुड़ने से बैलेंस करने के लिए बॉडी अपने आप को एस कर लेता है। स्कोलियोसिस ऑल्सो कॉल्ड लैटरल स्पाइनल कर्वेचर, अब इसको कहते हैं लैटरल स्पाइनल कर्वेचर, तो अगर लिख दिया लैटरल स्पाइनल कर्वेचर और नीचे ऑप्शन दे दिया तो आपको वहां स्कोलियोसिस करना है। इसको इडियोपैथिक स्कोलियोसिस भी कहते हैं, तब जब स्कोलियोसिस का कोई कारण पता नहीं चल रहा है कि किस कारण हुआ है, जेनेटिकल है
तो इसको इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहा जाता है। इसका कॉज क्या है? तो स्पाइनल इंजरी, लेग लेंथ डिस्पेरेंसी, बर्डन ऑन वन शोल्डर, एक शोल्डर पे हमेशा। देखिए एक दिन में डिफॉर्मिटी नहीं आती है, बहुत दिन तक आपके गलत आदत बनी हुई है तब आती है। तो हमेशा अगर कोई एक कंधे पे हमेशा सामान रख के चलता है तो उसको बैलेंस के लिए इधर भी रखना चाहिए, लेकिन एक ही कंधा में हमेशा लेके चल रहा है तो आपको कर्वेचर आ गया। ठीक है। फिर सिटिंग और स्टैंडिंग इन प्रॉपर पोस्चर, हमेशा एक साइड टिल्ट होकर। बहुत बच्चे का देखता हूं मैं, लिखने की आदत है तो कॉपी इधर घस के ऐसा करके लिखने का, तो अगर लंबे समय तक ऐसा करके लिख रहे हैं तो आपका रीढ़ की हड्डी पे हमेशा जोर पड़ रहा है साइड बैकबोन पे, तो वो भी स्कोलियोसिस का कारण बनता है। बहुत लोग पढ़ते या बैठते भी तो ऐसा करके एकदम झुके रहते हैं, तो ये आपका कारण बन सकता है। लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप बैड पोस्चर में बैठते हैं, बैड पोस्चर में सोते हैं, बैड पोस्चर में चलते हैं, तो ये सब पोस्चरल डिफॉर्मिटी का कारण बनता है। तो स्कोलियोसिस का जो है कारण जो है ये सारा कुछ हो गया। बैंड अब इसका इनएप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, अगर गलत ढंग से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं जिम में या कहीं भी, तो भी लंबे समय में आपको ये स्कोलियोसिस हो सकता है। करेक्टिव मेजर में एक्सरसाइजेज ऑन बार, ये देखिए किफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस तीनों स्पाइनल में लिखिएगा बार एक्सरसाइजेज या हैंगिंग बीम हैंगिंग एक्सरसाइजेज, ये तीनों में लिख सकते हैं। बेंडिंग अपोजिट डायरेक्शन, जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन बेंड करना, जिसको तिर्यक तड़ासन कहते हैं। अगर तड़ासन अगर लिखिएगा तो यहाँ पर तिर्यक तड़ासन बहुत फायदा करेगा। जिस साइड आपका बैंड है उसके अपोजिट। इसका पता कैसे चलता है? तो आप जैसे खड़े होंगे ना सीधा, तो कहीं ना कहीं हल्का सा झुके रहेंगे, तो जो शोल्डर थोड़ा झुका हुआ है उसके अपोजिट करना है। ठीक है। और बेंडिंग अप, लाइंग विथ सपोर्ट अगेंस्ट डिफॉर्मिटी, इधर है तो इधर थोड़ा तकिया लगा के सोना ज्यादा, इस साइड है तो इधर तकिया लगा के सोना ज्यादा। और साइड प्लैंक में भी साइड प्लैंक होता है। साइड अगर इस साइड से झुका हुआ है, इधर टिल्ट है, तो इस साइड का प्लैंक करना। प्लैंक एक होता है इधर से, और साइडवर्ड लेफ्ट या राइट हैंड के सहारे प्लैंक करना, तो साइड प्लैंक। ये सारा कुछ इसमें हो गया आपका करेक्टिव मेजर्स में। अब किफोसिस, तो ऊपर गए तो किफोसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड बैक, इसको हंच बैक भी कहते हैं, राउंड बैक भी कहते हैं, और डॉगर्स हम्प भी कहते हैं। डॉगर्स का स्पेलिंग DOWGERS, हंच बैक HUNCH, हंच बैक। और डॉगर्स हम्प भी कहते हैं। तो डॉगर्स हम्प भी कहा जाता है किसको? किफोसिस को, याद रखिएगा। किफोसिस को क्या क्या कहा जाता है? राउंड बैक भी, हंच बैक भी, और डॉगर्स हम्प भी कहते हैं इसको। अब इसके कॉज क्या है? रीडिंग इन लो लाइट, लो लाइट में पढ़ेंगे या लिखेंगे तो क्या करेंगे? हमेशा आगे झुके रहेंगे, देखने में दिक्कत होगी। तो विजन इंपेयरमेंट, किसी का विजन अगर ठीक नहीं है तो भी वो कॉज होता है। ठीक है। विजन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, अगर ऑडिबल कुछ प्रॉब्लम है आपको तो भी क्या होता है? कोई भी सही बात करें तो आपका कान ऐसे आगे रहेगा, यानी कि किसी भी कारण से आप एबनॉर्मल मैनर में अगर सिर को आगे झुकाने की आदत रखते हैं तो वो किफोसिस लीड करने लगता है। ठीक है। हैबिट ऑफ कीपिंग शोल्डर फॉरवर्ड फॉर एनी रीजन, वैसे हम लोग जेनेटिक्स, मस्कुलर इम्बैलेंस, इम्प्रॉपर क्लोथिंग भी इसका जो है कारण है, और डेफनेस जो मैंने कहा सुनने का, ओवर बर्डन और शोल्डर भी इसका कारण हो सकता है। हैबिट ऑफ बेंडिंग फॉरवर्ड वाइल सिटिंग, वॉकिंग और डूइंग वर्क, विजन प्रॉब्लम, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। करेक्टिव मेजर्स में क्या है? बार एक्सरसाइज मैंने कहा कि तीनों चारों में डाल सकते हैं आप। कीपिंग पिलो बिलो शोल्डर, जब सो रहे हैं तो शोल्डर के पीछे रखे तो धीरे धीरे वो आने लगा। ठीक है। भुजंगासन और धनुरासन, भुजंगासन में हम लोग ऐसे करके उठते हैं सामने से, तो ये रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर दबाव डालती है और पीछे ऊपर आकाश में देखते हैं, तो वो। धनुरासन में क्या होता है? उल्टा लेटकर पीछे से पैर पकड़ते हैं हाथ से और ऊपर उठते हैं, तो ये दोनों में ऐसे बैंड होता है उल्टा। तो धनुरासन जो है ये फायदा करता है किसके लिए? आपके किफोसिस के लिए। राउंड शोल्डर्स इज ऑल्सो कॉल्ड मॉम पोस्चर, राउंड शोल्डर को मॉम पोस्चर, अब किसको क्या कहते हो याद रखिएगा, मॉम पोस्चर्स कहा जाता है। कॉज क्या है? हैबिट ऑफ कीपिंग शोल्डर फॉरवर्ड, हमेशा ना किसी आदत है ज्यादा ही विनम्र बनने का, तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, हाँ बोलिए, हाँ कहिए, तो हमेशा जो ऐसे रहते हैं उनका राउंड शोल्डर होने का चांसेस बढ़ते जाता है। जेनेटिक्स हो सकता है ये, मस्कुलर इम्बैलेंस हो सकता है, और इम्प्रॉपर क्लोथिंग, हमेशा कॉलर ऐसा पहने कि हमेशा ऐसे ऐसे करते रह रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। इम्प्रॉपर क्लोथिंग में
आपका किफोसिस भी होता है इम्प्रॉपर क्लोथिंग में हमेशा, और ये भी राउंड शोल्डर भी। करेक्टिव मेजर्स क्या है? पुलअप्स, खींचिए अपने आप को तो धीरे धीरे कंधा वाइड होगा, कंधा जो है तो पीछे जाएगा। पुलअप्स, शोल्डर स्ट्रेच पीछे की ओर, शोल्डर स्ट्रेच बैकवर्ड, एंड रोटेटिंग शोल्डर, ठीक है, एंड रोटेशन ऑफ शोल्डर। इसमें भी धनुरासन फायदा करेगा क्योंकि पीछे की ओर खींचते हैं। चक्रासन फायदा करेगा क्योंकि पीछे की ओर जाते हैं तो कंधा पीछे की ओर जाता है चक्रासन में, तो चक्रासन। और गोमुखासन में क्या होता है? इधर से पकड़ते हैं फिर इधर से पकड़ते हैं, जो पैर ऊपर रखते हैं उधर से हाथ ऊपर रखते हैं और नीचे पकड़ते हैं, तो ये कंधा पीछे की ओर जाता है और हाथ पीछे की ओर जाता है, गोमुखासन। ये सारा करेक्टिव मेजर्स में है। इसमें नेक्स्ट आपका है वीमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है कि फिजिकल बेनिफिट क्या है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है और सोशल बेनिफिट क्या है, तो जल्दी जल्दी बताता हूं मैं। फिजिकल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी हैंड ब्रेन हैंड कॉम्बिनेशन, यानी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है सीधा सीधी। एक्टिव लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव रहता है, पैसिव नहीं रहता है। स्ट्रॉन्गर मसल होते हैं जो कि जरूरी है फीमेल के लिए। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी, देखिए बोन डेंसिटी के चलते ही ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है इसकी कमी से, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है। तो फीमेल लोग का प्रॉब्लम में एक वो है, तो एक्सरसाइज करने वाले की बोन डेंसिटी बढ़ी रहती है, तो ये आगे की उम्र में जो औरतें दिखती हैं झुक जाना, औरतों को दिखा तो जो कि चल नहीं पाती हैं, तो वो सब प्रॉब्लम कम होता है। प्रिवेंट्स ओबेसिटी को रोकती है, ओबेसिटी बहुत सारे कारण डिजीज के, तो उसको रोकता है। और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस रहता है, हार्ट और लंग्स और ये सब जितने ब्लड वेसल्स अच्छे चलते रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में या बेनिफिट ऑफ वुमेन का स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में क्या क्या है, तो साइकोलॉजिकल रिजिडिटी बढ़ती है। जैसे रिजिड थोड़ा सा महिलाएं बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो नहीं हो पाती, थोड़ा रिजिड होती है अच्छी चीज़ों में। एग्रेसिवनेस जो है वो कम होता है, और गोल ओरिएंटेड होती हैं क्योंकि उनको लक्ष्य पता रहता है कि ये सोचना और ये करना है स्पोर्ट्स के थ्रू। इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है जो पार्टिसिपेट करती हैं लड़कियां। फिर फिजिकल इमेज जो है वो हाई होता है उनका। डिप्रेशन से बचती है, अवे फ्रॉम डिप्रेशन रहती हैं, और फास्ट एडेप्टेशन उनका बढ़ता है। ये हो गया साइकोलॉजिकल। सोशल बेनिफिट में क्या होता है? फैमिली इंकरेजमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे कि आप देखते हैं कि खेल में आगे बढ़ी लड़की तो लगता है अरे ये भी प्राइज ला रही है, ये भी सर्टिफिकेट ला रही है, इसके चलते नाम हो रहा है चारों ओर। तो स्कूल कल्चर में उनका जो है अलग तरह से उनको दिखाता है स्कूल में, अच्छा है ये स्पोर्ट्समैन, ये भी मेडल आ रही है। तो स्कूल में, सोसाइटी में, फैमिली में उनका जो है नाम होता है। और इसको अलग अलग कर दीजिएगा, स्कूल जो है स्कूल कल्चर, और फिर सोशल कल्चर, फिर फैमिली इंकरेजमेंट। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी चेंज होता है जो कि आप जानते हैं। और कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन, जो इसमें जो है, इसमें आप इकोनॉमिकल बेनिफिट भी डाल दीजिएगा कि इकोनॉमिकल बेनिफिट भी उनको होता है, सोसाइटी के अंतर्गत ही उनकी मान मर्यादा जो बढ़ती है। कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स जो है, जो फीमेल का है, उसका कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, मेल डोमिनेट सोसाइटी, लैक ऑफ टाइम, क्योंकि घर के काम तो इनको निपटाने ही रहते हैं सब काम के अलावा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत लोगों का तो इंटरेस्ट, मैं तो देखता हूँ क्लास 6 7 8 के बाद फीमेल लोग का इंटरेस्ट ही क्या अब तक चेंज होने लगता है। फिर इनसिक्योरिटी, गार्जियंस जो है नहीं भेजना चाहते बच्चों का, आखिर खासकर इनसिक्योरिटी कारण। जैसे अभी कलकत्ता का जस्ट बंगाल का इवेंट हुआ था, उससे पहले क्लस्टर लेवल में एक लड़की गई थी, और जैसे वो इवेंट जो भी वो मिस हैपनिंग वहाँ हुआ, उसके कारण जो है फिर वो लोग तुरंत बोले कि नहीं नहीं हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों को नहीं भेज सकते। जबकि मैंने बताया कि हम 25-26 साल से ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बोले नहीं हम लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो जो इनसिक्योरिटी है गर्ल्स को लेके, वो भी कॉज है, मेजर कॉज है। लैक ऑफ फीमेल कोचेज, एक तो फीमेल कोचेज की कमी कारण भी सोसाइटी इतनी वाइड ब्रॉड नहीं सोचती है कि मेल कोच जो है वो फादर फिगर ही है हमेशा। और कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिसके चलते जो है थोड़े फैमिली मेम्बर्स, क्या खुद लड़कियां भी डरी रहती हैं। तो लैक ऑफ फीमेल कोच, जैसे हमारे स्कूल में तो अब 2 फीमेल कोच भी हैं, तो हम लोग का 2 मेल कोच 2 फीमेल कोच हैं, तो हम लोग जो है देख लेते हैं कहाँ किसको कैसे मैनेज करना है। लेस इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर, क्या पता कि स्पेक्टेटर्स भी जो है मेल जो मैचेस ज़्यादा देखना चाहते हैं फीमेल की अपेक्षा। देख लीजिए जब मेल क्रिकेट होता है उस समय कितने लोग देखते हैं, और फीमेल क्रिकेट जो होता है ब्रॉडकास्ट भी थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी है, इंटरेस्ट भी है।
लैक ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स की कमी है, लेकिन अब नहीं है। हमारे यहाँ तो ओलंपिक में पिछले कुछ ओलंपिक्स में मैं देख रहा हूँ कि फीमेल ही ज़्यादा जीत रही हैं। लैक ऑफ मीडिया अटेंशन, ये बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही लोग देखने लगते हैं। तो मीडिया अटेंशन ही अपने आप में है कि मीडिया जो है दिख रहा है कि ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वहाँ मिल रहा है तो वही वो करता है, जबकि मीडिया को चाहिए कि सबको एक बराबर हम लोग लेके चले ताकि हम लोग का स्पोर्ट्स आगे बढ़े। इकोनॉमिकल रीजन्स भी है, पैसा भी कम मिलता है। देखते हैं मेल जो नेशनल खेल रहे हैं, जो फीमेल नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनके TADA में भी अंतर रहता है, जैसा कि हम लोग को जानकारी मिलती रहती है। स्पेशल कंसिडरेशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका। स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ वुमेन में आता है मिनार्क यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होता है। इसमें 12 to 16 ईयर्स कहीं लिखा हुआ है, कहीं 10 to 16 लिखा हुआ है, लेकिन 12 to 16 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि हर एक मंथली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 25 to 35 डेज के बीच में, वो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन जो कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाता है उसका वो जो है उनका मेजर कॉज है। स्पेशल कंसिडरेशन है फीमेल का स्पोर्ट्स में नहीं भी आने का। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल जो है सिम्टम्स होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमरी एमेनोरिया, अब एमेनोरिया दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया दो तरह का। प्राइमरी एमेनोरिया मतलब जैसे एज हो गया है फीमेल का और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हो रहा है, उसको प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। जैसे अगर 16 ईयर्स तक का एज तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हो रहा तो प्राइमरी एमेनोरिया, और अगर शुरू हो चुका है लेकिन 3 और मोर मंथ्स के लिए बंद हो जा रहा है बीच में तो सेकेंडरी एमेनोरिया। तो एमेनोरिया भी अपने आप में एक मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है और इसको भी ट्रीट किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है। इसमें एक और पूछ देता है कभी कभी इससे जुड़ा हुआ कि डिस्मेनोरिया क्या है। तो मेंस्ट्रुअल हैपन विथ सीवियर पेन जब होता है तो वो है डिस्मेनोरिया। तो इसको ना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कभी कभी कुछ नाम से पूछ दे रहा है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ। मेनोरेजिया एक बार पूछा था अभी 2 साल पहले कि मेनोरेजिया क्या है, तो हैविंग लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो दैट इज मेनोरेजिया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। पॉलीमेनोरेजिया क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज शॉर्टर देन 21 डेज, 21 डेज से भी जल्दी जल्दी हो रहा है तो पॉलीमेनोरिया कहा जाता है। ऑलिगोमेनोरिया क्या है, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ऑकर्ड एट इंटरवल ग्रेटर देन 35 डेज। देखिए दोनों अपोजिट है, पॉली और ओली। पॉली में क्या हो रहा है, अगर 21 दिन से कम में हो रहा है तो पॉली, और 35 डेज से ज़्यादा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 35 डेज के बीच होना चाहिए। तो 21 से कम होने लगा तो पॉली, और 35 से ज़्यादा दिन में होने लगा तो ओली। ठीक है, पॉली ओली करके याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आते ही आपको याद आ जाएगा कि पॉली है कि ओली है। ऑलिगोमेनोरिया। मैस्टोरिजिया, जैसे मिक्स्ड जब हो जाता है तो मैस्टोरिजिया, दोनों चीज पॉली और ओली दोनों मिक्स्ड हो गए तब। ये सब थोड़ा याद इसलिए रखना जरूरी है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 70 लाने के लिए ये सब को थोड़ा देख लेना जरूरी है। बाकी आपका जनरल कंसेप्ट से 60 पार कर जाएगा। जो वीडियोज पहले भी डला है, चाहे इस वीडियो में भी ये नहीं भी याद रखे तो भी। फीमेल एथलीट ट्रायड, 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा फीमेल एथलीट्स को परेशान करती हैं। वो क्या क्या है 3 चीजें फीमेल एथलीट ट्रायड, या जिसके चलते जो है पार्टिसिपेशन कम है या है भी तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, तो 3 चीजें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जो मैंने कहा बोन डेंसिटी कम हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है, फिर वही है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट और एक्सेसिव एक्सरसाइज भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन डेंसिटी में जो है ये मैंने बता ही दिया। जेनेटिक, लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, लैक ऑफ एक्सरसाइज या एक्सेसिव एक्सरसाइज भी कभी कभी इसका कारण होता है, क्योंकि जितना चाहिए वो सबसे नहीं मिलता है। डायबिटीज, थायराइड और लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट भी इसका कारण होता है। तो अब एमिनोरिया मैंने पहले ही बता दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी है। ठीक है, और इसका कॉज क्या क्या है, तो इंटेंसिव एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, हार्मोनल चेंज, अगर रैपिड हार्मोनल चेंज हो रहा है बॉडी में तो लेस कैलोरिक इंटेक, और इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं कि स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जो है जाने लगती हैं फीमेल।
तो इसका फिर इलाज क्या क्या मैं बताता हूँ। पहला तो ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज मैंने बता दिया, डाइट अच्छा से लीजिए, एक्सरसाइज बैलेंस्ड कीजिए, और इसका जो है एमिनोरिया, उसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन से डील कीजिए। जान जाइए कि जो चीज़ें लाइफ में होने वाली उनको एक्सेप्ट कर लेना इजीली, वही सबसे अच्छा है। लेट गो फिलॉसफी अपनाइए। और नेक्स्ट है कि ऑप्टिमिस्टिक आउटपुट रखिए लाइफ के बारे में, कि बहुत कुछ आपके पास है जो बहुतों के पास नहीं है। ये ऑप्टिमिस्टिक आउटपुट, और जो मिला है उसको हम बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन जो है उसमें भी खुश रहना सीखेंगे। तो दैट इज वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एमिनोरिया ये सब अधिकतर साइकोलॉजिकल देखा गया है कि ज़्यादा जो है हार्मोनल जो डिसऑर्डर होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, तो उसको ठीक रखना जरूरी है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में जो है क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा या तो एक्सेसिव आदमी डाइट करने लगता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लगता है, या कुछ ऐसा चीज़ लेने लगता है जो कि जरूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है लेकिन वेट कंट्रोल करने के लिए, वो सब ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी शीशा में देखने पर किसी को लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, ये फीमेल अधिकतर होता है, तो दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर में दो है, आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में है फियर ऑफ गेनिंग वेट, इसका सिम्टम में फूड रिस्ट्रिक्शन, इसके टाइप में है रेस्ट्रिक्टेड एमिनोरिया नर्वोसा और रेक्टल एमिनोरिया नर्वोसा। ये भी कभी पूछ देता है। रेक्टल एमिनोरिया नर्वोसा जो है अधिकतर बुलिमिया जैसा ही होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड एमिनोरिया नर्वोसा में क्या होता है, हम लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और डाइट को अधिकतर कंट्रोल करते हैं, लेकिन रेक्टल में क्या होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज और डाइट के साथ साथ ड्यूरेटिक्स, लैक्सेटिव्स, ये सब दवा लेने लगते हैं, और यहाँ भी थोड़ा वोमिटिंग कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर वेट का अगर पूछा जाएगा तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का वेट ज़्यादा कम होता है, बहुत कम हो जाता है, लेकिन बुलिमिया में देखा गया है कि मॉडरेट वेट या स्लाइट ज़्यादा वेट हो सकता है। बुलिमिया नर्वोसा वाले जो पीड़ित लोग हैं, बुलिमिया में सिर्फ मेन ये है कि पर्ज वोमिटिंग, यानी कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं भूख लगने पर, और उसके बाद गिल्टी फील होता है बहुत ज़्यादा खा लिए, तो हम लोग इंड्यूस्ड वोमिटिंग कर देते हैं। तो ये जो है ये सारा पूरा चैप्टर आपका हुआ। और इसको थोड़ा सा, ये मैं इसका फोटो खींच के जो मैंने बताया, इसका फोटो खींच के डाल दूंगा, तो आप लार्ज करके देख लीजिएगा। राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप सहारा ले सकते हैं किसी भी और का, लेकिन मुझे लगता है राइटिंग समझ में आ जाना चाहिए, मैंने ठीक से लिखा है। और ऑल द बेस्ट सभी को। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर किसी भी एक चीज़ में आए कि सर ये क्वेश्चन कैसे लिखना है और क्या करना है, तो जरूर पूछिए। सभी को ऑल द बेस्ट।